Good morning, all of you. Today, I am going to start your physical and chemical properties of unit alcohol, phenol, and ether. In my first video, I have explained the various method of preparation of this alcohol and phenol. And now in this video, we will discuss about the various physical and chemical properties of alcohol and phenol. Yeah. After completing the various methods of preparation, now these properties is also important for your board examination, in which various reasoning questions have come from this topic. So first of all, I am taking the physical state. यह फिजिकल प्रॉपर्टी हम पहले लेंगे, तो सबसे पहले आएगा फिजिकल स्टेट. And all these alcohol and phenol are odorless, colorless liquid but highly fuming in nature and along with the distinct smell and burning taste. तो याद रखिएगा, alcohol and phenolics compounds are highly smelly compound and these smelly compounds are mostly colorless, but their smell is highly pungent smell and these compounds known for the burning taste. ठीक है, तो like as the alcohol, whenever the person consume the alcohol, तो alcohol is always responsible to give the burning taste. It burns the skin, the taste known as burning taste. Clear? Second point we are taking, that is the boiling point of the compound. The boiling point of alcohol are much higher than the corresponding aliphatic hydrocarbons and haloalkanes. Example methane, the boiling point is 90. Example methyl chloride, boiling point 249. Example methyl bromide, boiling point 278. And example CS3OH, this is methanol, and this boiling point, this CS3Cl. तो अपने कॉरस्पॉन्डिंग मॉलिकुलर मास वाले कंपाउंड के कंपेरेटिवली इन एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है. द कंपाउंड ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हायर बॉइलिंग पॉइंट. तो इन कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट इस तरीके से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बॉइलिंग पॉइंट हो गया. ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि इन कंपाउंड के कंपेरेटिवली एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट में इतना डिफरेंस क्यों है. एक्सट्रीमली हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, तो आप जो चार कंपाउंड सामने देख रहे हैं, इन चारों कंपाउंड के पीछे जो हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल का रीज़न है, दैट इज़ इंटरलिंकिंग एच बॉन्डिंग. तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम, तो ये आपस में न्यूमेरस एच बॉन्डिंग को शो करते हैं. तो ये डॉटेड लाइन जो आप देख रहे हैं, दीज डॉटेड लाइन आर द एच बॉन्डिंग मॉलिक्यूल. एच बॉन्डिंग मॉलिक्यूल्स हैं, और आपको मालूम है जितना ज़्यादा कंपाउंड्स के बीच में मैग्नीट्यूड ऑफ एच बॉन्डिंग होगा, कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट भी उतना ही ज़्यादा होता है. तो दिस हायर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस एल्कोहल इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम. क्लियर. अब थोड़ा सा और भी हम बात करें अगर, तो हम कॉरस्पॉन्डिंग डिफरेंट एल्कोहल की बात करें, तो अपने कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन्स के कंपेरेटिवली इन एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है. अब जैसे यहाँ एग्जाम्पल दे रखे हैं, अगर कोई भी कंपाउंड 1 डिग्री एल्कोहल है तो मैग्नीट्यूड ऑफ एच बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा मिलेगा. अगर 2 डिग्री एल्कोहल है तो ब्रांचिंग 1 बढ़ जाएगी, और अगर 3 डिग्री एल्कोहल है ब्रांचिंग 2 बढ़ जाएंगी. तो जितना ज़्यादा ब्रांचिंग एल्कोहल मॉलिक्यूल में इंक्रीज होगी, द मैग्नीट्यूड ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कीप्स ऑन डिक्रीजिंग. रीज़न बिहाइंड, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया इंट्रैक्शन के लिए होगा मॉलिक्यूल्स के बीच में, कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट भी उतना ज़्यादा मिलेगा. इन स्पाइट ऑफ दैट, अगर कंपाउंड के बीच का जो आपका अगर लेस सरफेस एरिया अवेलेबल है, तो ऐसी कंडीशन में आपका बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है. तो मोर सरफेस एरिया, मोर द बॉइलिंग पॉइंट, लेस सरफेस एरिया, लेस द बॉइलिंग पॉइंट. सो वी कैन से 1 degree alcohol will provide the maximum surface area and that's why their boiling point will be higher. और 2 degree alcohol provide less surface area, तो उसका boiling point थोड़ा कम हो जाएगा, और सबसे कम boiling point मिलेगा आपको 3 डिग्री में, and that's why उसका सबसे कम boiling point मिलेगा. So we can say this magnitude is also responsible for their boiling point.
जो ट्रेंड आपने एलिफेटिक एल्कोहल के लिए एस्टिमेट किया है वही आप एरोमेटिक एल्कोहल के लिए भी लेंगे। तो याद रखिएगा एल्कोहल की तरह फिनॉल के अंदर भी क्या मिलेगी, न्यूमेरस एच बॉन्डिंग, तो इनका भी बॉइलिंग पॉइंट अपने कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन से ज़्यादा होता है। तो ये आपका फिनॉलिक है। तो ये और कंपाउंड्स हैं कंपेरेबल मासेस के, उनके कंपेरेटिव फिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। रीज़न बिहाइंड न्यूमेरस इंटरलिंकिंग एच बॉन्डिंग। तो जितनी ज़्यादा एच बॉन्डिंग उतना ज़्यादा कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो इन दिस वे वी हैव डिस्कस द वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द एल्कोहल। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है सॉल्युबिलिटी। द सॉल्युबिलिटी ऑफ द कंपाउंड डिपेंड्स अपॉन द इंटरेक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स एज वेल एज इंटरेक्शन बिटवीन द एल्कोहल विद वाटर। तो चाहे लोअर मेंबर्स एल्कोहल के हों या फिर मोस्टली थोड़े से हायर मेंबर्स हों, एंड दीज कंपाउंड्स आर सेड टू बी सॉल्यूबल इन वाटर। लेकिन जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एल्कोहल के अंदर बढ़ेगा, जितना कार्बन बढ़ेगा एल्कोहल्स के अंदर, तो दिस सॉल्युबिलिटी कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। और जब सॉल्युबिलिटी घटेगी तो उसके अकॉर्डिंग कंपाउंड का, तो मोर द नंबर ऑफ कार्बन लेस द सॉल्युबिलिटी, एंड द लेस द नंबर ऑफ कार्बन more the solubility of the compound. So in this way this solubility also depends upon the interaction toward the water molecule. वाटर मॉलिक्यूल की तरह एल्कोहल जब वाटर के कॉन्टैक्ट में आता है तो एल्कोहल एंड वाटर टुगेदर फॉर्म द इंटरलिंकिंग एच बॉन्डिंग, और दिस इंटरलिंकिंग एच बॉन्डिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉरस्पॉन्डिंग एबिलिटी फॉर द कंपाउंड। Now, after completing the various physical property, अब हम कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे एल्कोहल की। एल्कोहल की सारी प्रॉपर्टी को हम क्लीवेज ऑफ बॉन्ड के बेस पर, बॉन्ड की ब्रेकिंग के बेस पर तीन कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। पहली जो केमिकल प्रॉपर्टी एल्कोहल की आएंगी उसमें O और H के बीच के बॉन्ड को आप ब्रेक करोगे। द क्लीवेज ऑफ दिस O डैश H बॉन्ड टेक प्लेस बिटवीन द कॉरस्पॉन्डिंग एल्कोहल। जो दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी आएंगी जिसमें पूरा OH मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होगा, और तीसरी केमिकल प्रॉपर्टी वो होंगी जिसमें आपका C एंड O के बीच का बॉन्ड ब्रेक करोगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टेकिंग द वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द एल्कोहल जिसमें हम O डैश H बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। जब आप O डैश H बॉन्ड को ब्रेक करते हो तो ये H एक H को रिलीज़ करेगा और ये H किसी से कंबाइन करके वहाँ पर उससे अटैच हो जाएगा। तो इसका मतलब जब किसी भी एल्कोहल के अंदर एक H का क्लीवेज होता है तो एल्कोहल इज़ एबल टू रिलीज द H पॉजिटिव आयन, और जो बचा हुआ जो C डैश O नेगेटिव मॉलिक्यूल है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह वर्क करेगा। तो H को रिमूव होने के बाद जो रिमेनिंग कंपोनेंट है वो इलेक्ट्रोफाइल बन जाता है और H पॉजिटिव यहाँ से रिलीज़ होगा, वो आपका वर्क करेगा इसमें। अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन में एल्कोहल के ऑक्सीजन के लोन पेयर अवेलेबल हों तो याद रखिएगा वहाँ पर एल्कोहल वर्क करेगा न्यूक्लियोफाइल की तरह, और वो किसी भी कॉरस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रोफाइल से अटैच कराएगा, इसको अपने ऊपर अटैक करा लेगा और सूटेबल कंपाउंड को फॉर्म करेगा। तो फर्स्ट केमिकल रिएक्शन इन विच द क्लीवेज ऑफ दिस O डैश H बॉन्ड टेक प्लेस, द सेकेंड केमिकल रिएक्शन जिसमें पूरा OH मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो जाएगा। तो in this way we have to discuss all these chemical property on the basis of the number of the atoms present there. अब जो फर्स्ट प्रॉपर्टी मैं यहाँ पर ले रहा हूँ जिसमें एल्कोहल में हम O डैश H बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, तो जैसे कोई भी एक्टिव मेटल्स है जैसे कि सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, जब ऐसी एक्टिव मेटल्स एल्कोहल के कांटेक्ट में आती हैं तो एल्कोहल के कांटेक्ट में आने के बाद ये मेटल अपने इलेक्ट्रॉन को आयोनाइज करके इस H को यहाँ से रिमूव कर देंगे, और रिमूव करने के बाद ये H2 मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में यहाँ से लॉस हो जाएगा, और जो M है वो इस O से कंबाइन कर लेगा और कंपाउंड बन जाएगा ROM। दिस द मेटल एल्कोक्साइड आयन विल बी ऑब्टेन्ड, और H2 लिबरेटेड इन अ फॉर्म ऑफ द गैस। एग्जाम्पल CH3OH when comes in contact with this sodium and they will combine to form the sodium methoxide or H2 gas is liberated there. So we can say the chemical reaction in which
the alcohol is able to release the H positive ion. Hence we can say this alcohol is acidic in nature. So by these chemical reaction we can prove the acidic nature of these corresponding alcohol. तो इन अल्कोहल के एसिडिक नेचर को प्रूफ करने की ये केमिकल रिएक्शन बेसिक एविडेंसेस हैं। जैसे रिएक्शन सोडियम से होगी, सेम पैटर्न की रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ, वैसी ही रिएक्शन आपकी एल्यूमिनियम के साथ भी पॉसिबल है। जो रिएक्शन आपने एलिफेटिक अल्कोहल के लिए थी वही रिएक्शन आप सोडियम के साथ फिनॉल की भी करा सकते हो। एंड दिस सोडियम फिनॉक्साइड आयन ऑब्टेन्ड इन दिस रिएक्शन एंड H2 लिबरेटेड इन अ फॉर्म ऑफ द गैस। सो फर्स्ट रिएक्शन इज कंप्लीटेड। अब हम इसी एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल को कंपेयर करेंगे अदर कॉरेस्पॉन्डिंग कंपाउंड से। द फर्स्ट कंपेरिजन वी हैव टू मेड, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यू हैव टू कंपेयर द एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल फ्रॉम अदर कंपाउंड जो H पॉजिटिव आयन रिलीज कर सकते हैं। तो जो हम फर्स्ट कंपेरिजन कर रहे हैं यहाँ पर, उस फर्स्ट कंपेरिजन के अंदर, तो इन द फर्स्ट कंपेरिजन वी आर कंपेयरिंग द एसिडिक करेक्टर ऑफ एल्कोहल एंड वाटर। तो याद रखिएगा यहाँ पर जो रीज़न है कि वेन एवर वी कंप्लीट द, प्लीज नोट दैट द एल्कोहल बिहेव एज द ब्रॉन्स्टेड एसिड, they can donate the H positive ion, while the alkoxide, तो this is a better proton donor than this one. So we can say, क्या मतलब है दोनों के कंपेरिजन का, कि वाटर ज़्यादा बेटर एसिड होता है कॉरस्पॉन्डिंग एल्कोहल से। ऐसा क्या रीज़न है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा क्लास 11 का इंडक्टिव इफेक्ट रिकॉल कर लीजिए। R जो होता है, दिस एल्काइल ग्रुप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पॉजिटिव आई इफेक्ट। R जो एल्कोहल में अटैच है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। तो ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर ऑफ दिस R, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स किसको दे देगा, ऑक्सीजन को। तो O का जो नेगेटिव चार्ज है वो बढ़ जाएगा, द नेगेटिव चार्ज ऑफ ऑक्सीजन इंटेंसिफाइड, और जब नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन का इंटेंसिफाई हो जाएगा तो H को रिमूव करना हमारे लिए डिफ़िकल्ट होगा। सो वी कैन से O के नेगेटिव चार्ज की इंटेंसिटी बढ़ने से H पॉजिटिव को रिमूव करना मुश्किल हो जाएगा। इसका मतलब थोड़ा सा यहाँ पर H को रिमूव करना डिफ़िकल्ट है। सो दिस एल्कोहल इज स्लाइटली लेस एसिडिक। जब मैं वाटर की बात करता हूँ तो यहाँ पर ऐसा पॉजिटिव आई इफेक्ट, पॉजिटिव इंडेक्ट इफेक्ट कॉज करने के लिए कोई भी साइड चेन मौजूद नहीं है। जो दूसरा कंपोनेंट है वो भी H पॉजिटिव आयन प्रेजेंट है। तो ऐसी कंडीशन में वाटर में से प्रोटॉन को या H पॉजिटिव आयन को रिलीज़ करना आसान है, एल्कोहल में H पॉजिटिव आयन को रिलीज़ करना मुश्किल है। इस कंपैरिजन के बेस पर हम कह सकते हैं कि एल्कोहल के कंपैरेटिवली वाटर ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होता है। किसी भी कंपाउंड का एसिडिक करेक्टर, बेसिक करेक्टर का जो एविडेंस है वो हम उसकी Kw या Ka वैल्यू को एस्टिमेट करके भी कह सकते हैं। आपने चैप्टर इक्विलिब्रियम में पढ़ा है, जितनी छोटी वैल्यू Ka की होगी कंपाउंड उतना ज़्यादा एसिडिक होगा, और जितनी बड़ी वैल्यू आपके Ka होगी कंपाउंड उतना ही लेस एसिडिक होगा। तो वाटर के कंपेरेटिवली वाटर का जो Ka होता है एंड दैट इज स्लाइटली लेस, इसका मतलब तो स्मॉल द वैल्यू ऑफ pKa, हायर द एसिडिक करेक्टर, मोर द वैल्यू ऑफ Ka means more the acidic character. So we can say alcohol के comparatively this water is a better acid than this. Like as water, फिनॉल भी एसिडिक कैरेक्टर को शो करता है। फिनॉल के अंदर भी एक H को रिमूव करना आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि जो ऑक्सीजन के लोन पेयर्स होते हैं वो लोन पेयर तो रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से अपनी पोजीशंस को बदलेंगे लगातार। रेजोनेंस इफेक्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डीलोकलाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। सो ओ पे चार्ज कैसा आएगा? पॉजिटिव। जब रेजोनेंस का फिनोमेना होगा तो आपके ओ पे चार्ज कैसा आएगा? पॉजिटिव। और जब ओ पे चार्ज पॉजिटिव आएगा तो H पॉजिटिव यहाँ से रिलीज़ करना आसान हो जाएगा। सो फिनॉल आर स्ट्रॉन्गर एसिड देन द कॉरस्पॉन्डिंग एल्कोहल। अब क्वेश्चन आता है कि जितने भी आपके सब्स्टिट्यूएंट्स आप अटैच करते हो इस फिनॉल से, उनकी डिफरेंट पोजीशन हो सकती हैं, मे बी ऑर्थो पोजीशन, मे बी मेटा पोजीशंस, मे बी द पैरा पोजीशन। तो व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स
ऑन द एसिडिक करेक्टर ऑफ दिस कंपाउंड। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं, जैसे कि NO2 ग्रुप, जैसे कि CN ग्रुप, जैसे कि X नेगेटिव ग्रुप, तो ऑल दीज ग्रुप्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्पर्स द नेगेटिव चार्ज एंड स्टेबलाइज द फिनॉक्साइड आयन एंड इंक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ। जितने लंबे समय तक इस O पर प्लस चार्ज बना रहेगा, जब रेजोनेंस का फिनोमेना होता है O पे चार्ज कैसा आता है, पॉजिटिव। तो जब आपने ऑर्थो पोजिशंस पर एक NO2 को अटैच कर दिया या किसी भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को अटैच कर दिया, तो दिस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द शिफ्टिंग ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द शिफ्टिंग ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ऑन देयर स्ट्रक्चर। तो ऐसी कंडीशन में O के प्लस चार्ज को हम बहुत देर तक मेंटेन रख पाएंगे। इसका मतलब एसिडिक कैरेक्टर विल बी एनहांस, और यू कैन से दिस एसिडिक कैरेक्टर विल बी इंक्रीजेस। सो वी कैन से ऑल टाइप ऑफ द electron withdrawing group whenever disperse the negative charge and intensify the positive charge of this oxygen atom, or we can say by dispersing the negative charge and we can stabilize the phenoxide ion and acidic character increases. In contrast, if you will take any type of the electron donating group, अगर आप EDG को अटैच कर देते हैं ऑर्थो मेटा पैरा पोजिशंस पर, तो वो तो अपने इलेक्ट्रॉन रिंग को दे देंगे, जिससे रेजोनेंस का फिनोमेना स्लो पड़ जाएगा और O नेगेटिव बहुत जल्दी मेंटेन हो जाएगा, और ऐसी कंडीशन में एसिडिक कैरेक्टर घट जाएगा। सो वी कंक्लूड दैट ऑल टाइप ऑफ द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आर रिस्पॉन्सिबल टू इंक्रीज द एसिडिक कैरेक्टर। ऑन द अदर हैंड, ऑल टाइप ऑफ द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स आर रिस्पॉन्सिबल टू डिक्रीज द एसिडिक कैरेक्टर। ठीक है, तो ये बेसिक प्रॉपर्टी जो मैंने आपको यहाँ बताई है वो आप अपने माइंड में रखेंगे। ठीक है, अब जो बेटा बात कर रहा हूँ मैं, थोड़ा सा एक और रिएक्शन करेंगे। द रिएक्शन इन विच द होल OH ग्रुप इज प्रेजेंट देयर। तो वेन एवर द कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद दिस एल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ द कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड एंड दे विल कंबाइन टू फॉर्म दिस ईस्टर अलॉन्ग विद द लिबरेशन ऑफ वाटर। तो आफ्टर कंडेंसेशन and this alcohol and this carboxylic acid, they may combine together to form this esters, and this reaction known as Fischer-Sphere esterification। तो एस्टर फॉर्मेशन में होल OH ग्रुप इन्वॉल्व हो जाएगा, और इस ग्रुप के इन्वॉल्वमेंट की वजह से यहाँ पर ईस्टर का फॉर्मेशन हो जाता है। तो दिस रिएक्शन नोन एज बेसिकली Fischer-Sphere esterification।